हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज ये जो सीरीज शुरू करने जा रही हूँ ये मोस्ट डिमांडेड सीरीज है। काफी बच्चे थे मेरे, काफी स्टूडेंट थे जो ये डिमांड कर रहे थे कि मैम ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के ऊपर जो कि नीड के बेसिस पे हो उसको आप लेके आइए। ठीक है, तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज एज वेल। आपको वीडियोस पसंद आए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इसमें बेटा ज्यादा नहीं 4 to 5 वीडियोस होंगी और ये सीरीज जल्दी से खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन के ऊपर लेके आऊंगी। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, ह्यूमन बींग्स में जब आप बात करें बेटा तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है और बेसिकली सेक्सुअली होने के बाद भी वो भी इंटरनल होता है। ठीक है, मीन्स फीमेल बॉडी के अंदर होगा। दूसरा, ह्यूमंस आपके विविपेरस रहते हैं। विविपेरस मतलब ये डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, दे डोंट ले एग। ठीक है, जो एग ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखिए, जब हम ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर्टेन स्टेप्स होते हैं, सर्टेन इवेंट्स होती हैं जिसके बाद आपका जो कंप्लीट रिप्रोडक्शन कहलाता है। सबसे फर्स्ट आ रहा है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि गैमेट्स का फॉर्म होना, मींस फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे, मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ जरा ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट कौन से होते हैं और फीमेल गैमेट कौन से होते हैं। देखिए, अब जो मेल गैमेट हैं वो ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेल आपके गैमेट्स होते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म, वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट, जब आपका मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा आपस में क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं और फ्यूज होते हैं इस फ्यूजन की और क्या फॉर्म करते हैं बेटा, सिंगल सेल्ड जायगोट। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए सिंगल सेल which is also known as zygote and this process is known as fertilization। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो जायगोट है वो आपका फिर मोरुला और फिर उसके ब्लास्टुला इस टाइप की स्टेज में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद इसका इम्प्लांटेशन होता है। होता क्या है, जो फीमेल बॉडी में जो यूट्रस रहता है उसमें जो लेयर्स होती हैं, उसका जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं दैट इज नोन एज इंड्रोमेट्रियम और एम्ब्रोयो इस इंडोमेट्रियम में जाके इम्बीड होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मींस जो अटैचमेंट होती है एम्ब्रोयो की मदर से, ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। और ये कहाँ होती है बेटा, एम्ब्रोयो में, एम्ब्रोयो कह रहे हो, इंडोमेट्रियम में, सॉरी। ठीक है, अब पूरा कंप्लीट बेबी को बनने में मदर के अंदर पूरे 280 डेज या 9th मंथ का पीरियड लगता है। इस पीरियड को बोलते हैं हम जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होती है उसको पूरा 9 मंथ लगते हैं, या इसको आप 40 वीक्स भी बोल सकते हो या 280 डेज बोल सकते हो। इस पूरे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और लास्ट में जो मदर होती है उस बेबी को डिलीवर करती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैर्चुरेशन। ठीक है, जब हम मेल और फीमेल में बात करते हैं बेटा तो देखिए, कुछ आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कुछ आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स को, जो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मेल में बात करें तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। ठीक है, फीमेल में बात करें ओवेरी। ठीक है, टेस्टिस हुए या ओवेरी हुए, इनका काम सिर्फ गैमेट्स फॉर्म करना ही नहीं है, गैमेटोजेनेसिस ही नहीं है, बल्कि ये साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं। डन। अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें। देखिए, मेल्स में टेस्टिस होता है और फीमेल्स में ओवेरी होते हैं। इसके बाद भी जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके मेल्स में बात करें तो जो स्पर्म है
उनके प्रोडक्शन में, प्लस उनके इजैक्यूएशन में, उनके नरिशमेंट में, इन सब में हेल्प करती है। वहीं ओवेरी में बात करें तो किस तरीके से जो ओवा है वो फॉर्म हो रहा है और पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जरा हम मेल्स में देखें कि कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसमें आपका एपिडिडाइमिस आता है, वास डिफरेंशिया आता है, वास डिफरेंशिया आता है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट आते हैं, यूरेथ्रा आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड होती है। ठीक है, और आपके साथ ही साथ कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे आप पीनस भी बोलते हो, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। जबकि हम फीमेल्स में बात करें बेटा तो वहीं आप फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट भी बोलते हैं, आपका यूट्रस है, विजाइना है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं जिसमें वल्बा और ये सारी चीजें रहती हैं, और आपकी मेमोरी ग्लैंड्स ये सारी शामिल होते हैं। अब देखिए मैं बात करती हूं जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो आपकी मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग देखने को मिलती हैं। अगर हम मेल्स में बात करें तो उनकी जो वॉल्यूम की जो पिच रहती है, जो वॉइस की जो पिच रहती है वो लो रहती है, उनके शोल्डर्स ब्रॉडर रहती है, मस्टैक्स रहती है, उनकी दाढ़ी उगाती है, बियर्ड्स रहती हैं। ठीक है, उनके जो हिप्स रहते हैं वो नैरो डाउन हो जाते हैं। जो ब्रीदिंग का जो ब्रीदिंग जो प्रोसेस रहती है वो प्रॉपरली डायाफ्राम के थ्रू स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है ना, ये टीनेजर जब टीनेज स्टार्ट होती है उसके बाद ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगती हैं। वहीं हम फीमेल्स में बात करें तो जो वॉइस रहती है वो हाई पिच की रहती है, शोल्डर नैरो डाउन हो जाते हैं, हिप्स ब्रॉडर होने लगते हैं, और आपकी जो स्टर्नल ब्रीदिंग है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? I think it is clear. Still you face any doubt? Write down in comment section. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, देखिए अब मैं यहां से आज सिर्फ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी, जिसमें मैं आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, आज आपको पेयर ऑफ टेस्टिस, आपके ग्लैंड्स हैं, जो एक्सेसरी डक्ट हैं, इन सब के बारे में तो आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें टेस्टिस के पेयर की बात करते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं और कुछ डक्ट्स होती हैं। ग्लैंड्स जो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प भी करेंगी और उसके नरिशमेंट में भी हेल्प करेंगी। डक्ट मतलब वो रास्ता, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म को बॉडी से बाहर लाने में हेल्प करेगा। बात समझ में आई? तो ये रहते हैं। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो क्या क्या आता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, सब ग्लैंड्स आती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम वन बाय वन करके बात करते हैं इन सबकी। फर्स्ट आ रहा है आपका टेस्टिस। देखिए टेस्टिस की अगर हम बात करें, जो टेस्टिस रहती है पेयर में रहती हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, जो आपकी लोअर एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर सिचुएटेड रहती है, आउटसाइड सिचुएटेड रहती है, और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड रहती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर क्यों रखा गया? इसका रीजन ये है क्योंकि ये बॉडी से बाहर, ताकि कुछ टेम्परेचर लो आपकी बॉडी से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर लो रख सके। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है और इस टाइम में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और इसीलिए जो स्क्रोटम रहता है वो बॉडी के बाहर रहता है, जो आपकी लोअर पेल्विस एरिया होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके बाहर सिचुएटेड होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की लेकिन बात करें तो जो टेस्टिस है बेटा वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, उसकी लेंथ जो रहती है 4 to 5 सेंटीमीटर रहती है, जबकि हम उसकी विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर रहती है एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें। यूजुअली देखा होगा जो स्क्रोटम का साइज है, मान लीजिए अगर आप गर्मियों में बात करें तो जो स्क्रोटम है वो एक्सटेंडेड रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है, जो टेस्टिस को रिलैक्स्ड रखता है। जबकि हम सर्दियों में बात करें, कोल्ड टाइम में बात करें, आप किसी कोल्ड क्लाइमेट में जाते हो तो जो स्क्रोटम रहता है वो टेस्टिस को इनक्लोज्ड करके, आपका कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के पास ले आता है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए रहता है ताकि जो टेस्टिस है उसको
जब वार्मथ की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है, तो स्क्रोटम क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के पास ले आता है। और जब उसको ठंडा होना होता है, मींस टेम्परेचर कम रखना होता है उसका, बेसिकली जो आपके गर्मियों में बात कर रहे होते, तो इस टाइम क्या हो रहा होता है कि जो स्क्रोटम रहता है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। और ऐसा करने में आपकी क्रीमास्टर और डर्टोज नाम की जो मसल्स हैं ये हेल्प करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम ईच टेस्टिस की बात करें, ये एक एक टेस्टिस की बात करें, तो ये क्या करती है बेटा, ये 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये 1 कंपार्टमेंट, ये 2 कंपार्टमेंट, ये 3 कंपार्टमेंट, इस तरीके से लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब एक लोब्यूल्स की बात करें, ये देखिए, हम एक लोब्यूल्स की बात करें तो इनमें आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। ये देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। आगे देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 2 3, उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, 1 से लेके 3। ठीक है, इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोडक्शन का काम होता है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इनकी वॉल पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल पे मेल जर्म सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स होती हैं। देखिए, पहले आप समझिए, मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, जबकि जो सर्टोली सेल्स हैं इनको आप नर्स सेल भी कहते हो, क्योंकि ये स्पर्म में जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें नरिशमेंट देने का काम करेंगे ये, इसीलिए इनको नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मेल जर्म्स सेल अंडरगो मियोसिस। इसमें क्या होता है, मियोसिस। जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ये बताइए कि मियोसिस एंड मिटोसिस में क्रोमोसोम्स के साथ क्या होता है, मींस किसमें हाफ होंगे और किसमें कंप्लीट एग्जैक्टली कॉपी बनती है। जरा मुझे लिख के बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ सच में वीडियोस को देख रहे हो। डन, आगे देखते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहती है, मींस स्पर्म का जो फॉर्मेशन रहता है, प्रोडक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेल जर्म्स सेल। इस मेल जर्म्स सेल में मियोसिस होता है। ठीक है, और जो सर्टोली सेल्स रहते हैं, जिनको आप नर्स सेल कह रहे हो, ये इस मेल जर्म सेल्स को क्या प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसको नरिशमेंट देने का काम करती है। डन, ये देखिए आगे क्या रहता है कि जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, इसके पास में आपका इंटरस्टिशियल स्पेस रहता है, जिसमें स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती हैं, और इसी में आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स रहती हैं, और इसी में आपकी इसी इंटरस्टिशियल सेल को आप लीडिंग सेल भी कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल का क्या काम है, फिर से देखिए बेटा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं उसके बाहर की तरफ एक रीजन रहता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स रहेंगी और इंटरस्टिशियल सेल्स रहेंगी। इन इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। ये लीडिंग सेल्स जो रहती हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स जो रहती हैं, ये जो आपके टेस्टिकुलर हार्मोन रहते हैं उनके सिंथेसाइज में और उनके सीक्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और इस हार्मोन को आप एंड्रोजन भी कहते हो, और यही एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन रहता है। फिर से समझिए बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके आउटर साइड में इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें आपकी ब्लड सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स रहेंगी। इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम है लीडिंग सेल, और ये लीडिंग सेल जो रहेंगी ये टेस्टिकुलर हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन के सिंथेसाइज में और सीक्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और इसी एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, अब मैंने क्या किया बेटा, जो ये टेस्टिस है इसका मैंने वर्टिकली इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया। जब मैं इसे 2 सेगमेंट में डिवाइड करती हूँ तो मुझे मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलती हैं, कवरिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन कवरिंग के। जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है टेस्टिस का, इसमें 3 कोट्स देखने को मिलते हैं।
ठीक है, जिसमें फर्स्ट आ रहा है आपका ट्यूनिकल वेजाइनलिसिस। ये देख रहे जो ये वाली जो कवरिंग देख रहे हो आप, ये वाली ये आपकी क्या रहती है, ट्यूनिकल वेजाइनलिसिस। डन। इसके बाद जो ये मिडल में आपको ये वाली जो कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, ये वाली, इस कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और ये जो आपकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये आपकी ये देखिए, ठीक है, ये वाली जो लेयरिंग दिख रही है आपको, ये वाली लेयरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सबसे आउटर मोस्ट में क्या हो गया आपकी, ट्यूनिका वेजिनेलियास। ठीक है, वेजिनेलियासिस। ठीक है, मिडल कोटिंग की बात करें तो एल्बुजिनिया, और इनर मोस्ट की बात करें तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी तक हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करी, अब देखते हैं हम ग्लैंड्स की। देखिए, इसमें बेसिकली 3 टाइप की आपको ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट आ रहा है आपका सेमिनल वेसिकल, जो कि पेयर्ड फॉर्म में होती है। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर आती है आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को ही हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। 3 टाइप की मेल जो आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, जिसमें सेमिनल वेसिकल देखने को मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलती है, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड देखने को मिलती है। इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। आगे देखिए, एक्सेसरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है बेटा, वो उसमें आपका जो प्लाज्मा रहता है, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा रहता है, जिसमें आपका फ्रक्टोज रहता है, कैल्शियम रहता है, और कुछ एंजाइम्स रहते हैं, जो कि सीमेन का 60 से लेके 70% पार्ट को बनाते हैं। मीन सीमेन में जो 60 से लेके जो 70 पार्ट है, वो आपका एक्सेसरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट किया गया रहता है, जो आपका सेमिनल प्लाज्मा रहता है। डन। इसमें क्या क्या रहता है बेटा, फ्रक्टोज रहेगा, कैल्शियम रहेगा, और कुछ एंजाइम्स रहेंगे। डन। अब देखिए, सीक्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगी, ये पीनस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगी। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, उससे जो सीक्रेट होगा, वो पीनस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा। जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होता है, वो आपकी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देती हूँ कि जो सबसे पहले सीमेन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल आएगी, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो सीक्रेशन है वो सीमेन में ऐड किया जाएगा। समझ में आया? जिसमें हमने क्या देखा, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो पीनस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो सीमेन को मिल्की बनाता है, थिक बनाता है, स्टिकी बनाता है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। और इसका जो सीमेन का जो 30 पार्ट रहता है, ये आपका क्या रहता है, हेल्प, इसी का जो 30 पार्ट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो 30% पार्ट रहता है, वो सीमेन के एक्टिवेशन में इसकी हेल्प करता है। डन। स्पर्म के एक्टिवेशन में, आई एम रियली सॉरी, स्पर्म के एक्टिवेशन में सीमेन की कह रही हूं। आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं डक्ट्स की। डक्ट्स मतलब जो स्पर्म्स हैं, वो टेस्टिस से जो पूरी बॉडी से बाहर आते हैं। बाहर तो क्या, आपके यूरेथ्रा तक जो ट्रैवल करते हैं, उसमें कौन कौन सी डक्ट आती हैं। सबसे पहले आता है रीटे टेस्टिस, फिर आता है वास एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, और फिर वास डिफरेंशिया। आगे देखते हैं 1 बाय 1 करके। ये देखिए बेटा, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहां से जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होके सबसे पहले आते हैं यहाँ पे रीटे टेस्टिस में आते हैं, और ये रीटे टेस्टिस इकट्ठा होके ये सेमिनिफेरस ये वास एफ्रेंशिया में इकट्ठा होते हैं। ये वास एफ्रेंशिया इकट्ठा होके एपिडिडाइमिस में इकट्ठी होती है। एपिडिडाइमिस आपकी हाईली कॉइल्ड डक्ट रहती है। ठीक है, इसके 3 सेगमेंट होते हैं, ये क्राउन वाला पार्ट, ये मिडल वाला पार्ट, और ये लोअर वाला पार्ट। और लोअर वाले पार्ट से ये वास एफ्रेंशिया से कनेक्ट हो जाती है, और लास्ट में वास एफ्रेंशिया से होते हुए स्पर्म आगे की तरफ मूव करते हैं। और जो ये आपका वास एफ्रेंशिया रहता है, ये आपके
जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसको पूरी तरीके से कॉइल करके आगे आ रहा होता है। ठीक है, अब जरा एक बार देख लेते हैं इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं वो आपके टेस्टिस में वास एफरेंशिया में ओपन होते हैं रीटे टेस्टिस के थ्रू। ये देखिए, ये रीटे टेस्टिस के थ्रू किसमें, वास एफरेंशिया में ओपन होंगे। और ये जो वास एफरेंशिया है ये आपकी एपिडिडाइमस में ओपन होती है। और ये एपिडिडाइमस रहती है, ये हाईली कॉइल्ड होती है और आपके पोस्टीरियर जो सरफेस रहता है टेस्टिस का उसमें इकट्ठा रहती है। एपिडिडाइमस जो रहती है वो आपके वास डिफरेंशिया में ओपन होती है और ये वास डिफरेंशिया यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ होता हुआ आगे यूरेथ्रा में ओपन होता है। ये हम देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, ये देखिए यहां पे देखिए, ये टेस्टिस से यहाँ पे रीटे टेस्टिस, फिर वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस से ये देखिए ये वास डिफरेंशिया में होते हुए और ये आपका आपके यूरिनरी ब्लैडर में होता हुआ जो आपका सेमिनल वेसाइकल में ओपन होता है। जो सेमिनल वेसाइकल होता है ये एम्प्यूलर रीजन रहता है। एम्प्यूलर रीजन की बात करें तो ये वास डिफरेंशिया का वाइडन पार्ट होता है। तो सेमिनल वेसाइकल क्या होता है बेटा, वाइडन पार्ट होता है वास डिफरेंशिया का। और ये इसके बाद आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट के बाद ये कॉपर्स ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड से होता हुआ यहाँ पे देखो, ये चीज देखना बेटा कि यहाँ पे ये इजैक्यूएशन डक्ट के थ्रू ये इसमें इकट्ठा होता है, मतलब कनेक्ट रहता है। और ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉपर्स ग्लैंड और ये इसको नरिश करते हुए ये बॉडी से बाहर आने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वास डिफरेंशिया रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल इन एम्प्यूलर रीजन। ये देखिए वास डिफरेंशिया से किस में आया, सेमिनल वेसाइकल में आया। ये क्या रहता है, वाइडन पार्ट रहता है वास डिफरेंशिया का और जो कि यूरेथ्रा में एज ए इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में कनेक्ट रहता है यूरेथ्रा से। ठीक है, यूरेथ्रा कहाँ है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट स्टार्ट हुई है यूरेथ्रा। ये आप एक चीज याद रखिएगा, मेल बॉडी में यूरिन पास करने के लिए और आपके सीमेन पास करने के लिए सेम डक्ट रहती है, दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा जो रहती है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है और आपके पीनस के एक्सटिंक्ट तक, यहाँ पे जिसको आप मिएटस कहते हो, यूरेथ्रल मिएटस कहते हो, वहां तक ये एक्सटेंडेड रहती है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखिए, सीमेन की बात करें। देखिए सीमेन जो रहता है, सीमेन जो रहता है इसमें स्पर्म रहता है प्लस जो एक्सेसरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रहती है उनसे जो सीक्रेटेड फ्लूइड रहता है वो रहता है। ठीक है, जिसमें सेमिनल वेसाइकल से जो सीक्रेट हुआ है वो 70% रहेगा और रेस्ट जो 30% रहेगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड का रहेगा। फिर से समझिए, सीमेन में दो सेगमेंट, एक स्पर्म और एक एक्सेसरी ग्लैंड जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रहती है उनका फ्लूइड। इस फ्लूइड में भी दो सेगमेंट रहते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ और आपका सेमिनल वेसाइकल से निकला हुआ। सेमिनल वेसाइकल 70% पार्ट कंटेन कर रहे हैं और जो प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो रिलीज किया है वो 30% पार्ट को कंटेन करते हैं। बात समझ में आई? आगे देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो सिंगल इजैक्यूएशन में 3 to 4 ml रहता है। ठीक है, जिसका पीएच जो 7.3 रहता है। और नॉर्मल अगर हम सीमेन की बात करें उसमें जो स्पर्म काउंट रहता है वो 20 से लेके 120 मिलियन पर ml हो सकता है। सोच के देखिए, 300 to 400 मिलियन स्पर्म सिंगल इजैक्यूएशन में प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ जो स्पर्म्स रहते हैं वो डेली प्रोड्यूस होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ठीक है, और सोच के देखो मतलब कितनी लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है जो आपके मेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं सीमेन प्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं अबनॉर्मलिटी इन सीमेन एंड स्पर्म्स। देखिए कई बार क्या होता है, जो सीमेन या बेसिकली हम बात करें स्पर्म्स में कुछ अबनॉर्मलिटी देखी जाती है। फर्स्ट आ रही है आपकी एलिगोस्पर्मेनिया। एलिगोस्पर्मेनिया क्या होता है कि जब सीमेन में स्पर्म का काउंट
20 मिलियन पर ml से भी कम होता है, तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है आपकी एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या होती है? या तो सीमेन में स्पर्म पूरी तरीके से एब्सेंट होंगे या फिर उनका जो काउंट होगा वो इतना कम होगा कि हम ये मान सकते हैं कि लगभग उसमें एब्सेंट है, कम है। ठीक है, इस टाइप की जो कंडीशन होती है मेल की उसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका एस्थीनोस्पर्मिया। एस्थीनोस्पर्मिया में क्या होता है? जो स्पर्म रहते हैं, देखिए आपने स्पर्म देखे होंगे, ये आपका हेड पार्ट और ये आपका फ्लैजेलियम, ये उसको मोर्टेलिटी देने का काम करता है। किसी भी तरीके से अगर स्पर्म तो है लेकिन इस सीमेन में स्पर्म तो प्रोड्यूस है, लेकिन स्पर्म तो प्रेजेंट है, लेकिन स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो ना के बराबर है, वो इतनी नहीं हो पाती कि जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कंप्लीट कर सके। ठीक है, इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्पर्मिया। डन। नेक्स्ट आ रहा है आपका टेरेटोस्पर्मिया। इसमें क्या रहता है बेटा कि जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है, जो स्पर्मोजेनेसिस हुई है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसी में अबनॉर्मेलिटी आ गई। मींस जो स्पर्म बन रहा था उसी में ही अबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं। इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसके आगे का पार्ट जल्द ही बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।